हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 15 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर का फ्री टेस्ट और भी बहुत सारी फ्री स्टफ उपलब्ध है, जिससे आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम आपके लिए लेकर आए हैं एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट, जो होगा 15 अगस्त 2020 को, और इसमें एमपीजी के और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें फर्स्ट प्राइज के रूप में 3 लोगों को एमपीपीएससी प्री और मेंस का कोर्स मिलेगा, 10 लोगों को एमपीपीएससी प्री एसआई का कोर्स मिलेगा और 87 लोगों को एमपीपीएससी प्री एसआई की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा हर एक स्टूडेंट जिसमें पार्टिसिपेट करेगा उसे 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आने वाले 1 साल तक किसी एक कोर्स में। 99 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन से जाकर इसको आप अभी इसमें भाग ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता कभी भी आपके पास में चलकर नहीं आती। सफलता के पास आपको चलकर जाना पड़ता है, आपको उस तक पहुंचना पड़ता है। वो अपनी जगह होती है, तो आपको एक पूरा रास्ता तय करना पड़ता है, मंजिल तय करना पड़ती है। और जो इस रास्ते पर जितना जल्दी आगे बढ़ेगा वो उतना जल्दी पहुंचेगा, और जो जितना लेट शुरू करेगा उतना लेट पहुंचेगा। तो आपकी स्पीड क्या है, आप ये देखिए, आप किस रफ्तार से चल रहे हैं ये आप देखिए। अगर आपकी रफ्तार धीमी है तो हो सकता है कोई आपसे बाद में शुरू करे और आपसे पहले पहुंच जाए। तो अपने संसाधनों को देखिए, अपनी क्षमताओं को देखिए और क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने कितनी यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में निजी निवेश की पहल की है, और 151 रेलगाड़ियां चलाई जाएगी जो कि निजी गाड़ियां होंगी। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये तुर्की में नियुक्त किए गए हैं। तीसरा प्रश्न, मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि गूगल ने भारत में कितने करोड़ डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, तो ये 10 बिलियन डॉलर, या हिंदी में कहा जाए तो 75,000 करोड़ रुपए की। वहीं पांचवा प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है, और यह अमेरिका रहा है। छठवां प्रश्न है कि कौन सा राज्य सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने के लिए रोका टोकी अभियान की शुरुआत करेगा, और इसकी शुरुआत की जाएगी मध्य प्रदेश में। छठवां प्रश्न है कि किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया, और इसका आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। आठवां प्रश्न है कि किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री निर्माता को चिपलुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है, और ये केंजंग डी थोंगडोक को दिया गया। नवा प्रश्न है कि किस राज्य के जाने माने कार्टून आर्टिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है, और ये गुजरात के थे। और 10वां प्रश्न है कि स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत और किस संघ की 15वीं बैठक 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी। यानी कि जब आप ये करंट अफेयर का वीडियो देख रहे होंगे तब ये बैठक आयोजित हो रही होगी, और ये आयोजित होगी यूरोपीय संघ और भारत के बीच में। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारत और यूरोपीय संघ की 15वीं बैठक होनी है, और ये 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। और बैठक की अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो ये 3 लोगों के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। बैठक में बात होगी भारत और यूरोपीय संघ के जो राजनीतिक और सुरक्षा संबंध हैं, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग, कुल मिलाकर जो एक सिंपल से जब भी कोई देश होते तो इन 3-4 शब्दों को आप याद रख लें। ये जहां भी आप चाहे चिपका सकते हैं, राजनीतिक, सुरक्षा संबंध, व्यापार, निवेश, तो ये आपको हमेशा मेंस में भी काम आ जाएगा, तो याद रखें आप इन चीज़ों को। बात करेंगे यूरोपीय संघ की, तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। सदस्य देशों की संख्या इसकी 27 है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि इंडिया ग्लोबल वीक वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और 9 से लेकर 11 जुलाई के बीच में आयोजित हुआ था। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ये वर्चुअल सम्मेलन 9 से लेकर 11 जुलाई के बीच में हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस सम्मेलन में करीब 30 देशों के 5000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, और इस बार के सम्मेलन का विषय था पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व, यानी कि बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ये इस बार का विषय रखा गया था। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है, और ये घोषणा की है ईरान के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है,
तो ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली जो रेलवे लाइन है, चाबहार रेल परियोजना, उससे बाहर करने की घोषणा कर दी है। और ईरान की सरकार ने भारत को इस परियोजना से हटाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि भारत की तरफ से जो इसमें परियोजना में पैसा लगना था उसमें देरी हो रही थी, परियोजना को शुरू करने में देरी हो रही थी। चाइना को इससे काफ़ी फायदा मिलने वाला है क्योंकि चाइना के साथ उनका समझौता इसके बाद होगा। भारत और ईरान द्वारा 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए मैप में मैं आपको इस परियोजना के बारे में तो बताऊंगा और क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं ईरान की। यहाँ की राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति हसन रूहानी है और मुद्रा यहाँ की ईरानियन रियाल है। मैप में मैं आपको अब ईरान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको ईरान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में जाएंगे, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद जो अगला देश है वो ही ईरान है। अब चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप ये जो जगह देख पा रहे हैं यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है। भारत के पास क्या है, अफगानिस्तान तक और इधर के देशों तक पहुंचने के लिए, खासकर अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। हालांकि हमारी सीधी सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगती है, लेकिन जो सीमा लगती है उस पर वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है। ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने, अगर आपको याद हो तो, ग्वादर बंदरगाह के नाम से यहाँ पर एक बंदरगाह है जो विकसित किया है पाकिस्तान ने। तो चाइना यहाँ से रोड निकालकर सीधे यहाँ से जुड़ गया है। ऐसे में भारत का काबुल तक पहुँचना और इस क्षेत्र में पहुँचना काफ़ी भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ताकि वो अपनी व्यापार वहाँ से मजबूत कर सके। तो भारत ने इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान का चाबहार बंदरगाह विकसित किया था और इसके बाद ये रेलवे परियोजना थी जो यहाँ से शुरू होते हुए अफगानिस्तान की जो राजधानी काबुल तक, वहाँ तक भारत को एक्सेस मिल जाता। लेकिन काफ़ी बड़ा झटका ये भारत के लिए होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, और ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और इस कंपनी ने मार्च 2021 में इसने लक्ष्य रखा था कि मार्च 2021 तक ये पूरी तरह से ऋण मुक्त कंपनी हो जाएगी, और इसको ये मार्च 2021 से पूरा ही प्राप्त कर लिया है। अगर हम 31 मार्च 2021 की बात करें तो रिलायंस का जो ऋण था करीब 1,61,035 करोड़ रुपए था, लेकिन रिलायंस जियो में जो निवेश आया, खासकर जो FDI है उसको लेकर, FDI जो आया है उसको लेकर क्या किया है, रिलायंस ने अपने पूरी तरह से डेप्थ फ्री हो गई है। और रिलायंस की सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म, इसमें बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आया है। अगली खबर भी इससे संबंधित है। पांचवा प्रश्न है जो कि रिलायंस जियो से संबंधित है कि क्वालकॉम ने जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। तो क्वालकॉम क्या है, ये एक कंपनी है। आपने मोबाइल फ़ोन चलाते होंगे, अपने मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर होता है, तो अधिकतर जो प्रोसेसर्स होते हैं वो क्वालकॉम ही बनाता है, स्नैपड्रैगन के नाम से आपने सुना भी होगा। तो इस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 730 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो डिटेल देख लेते हैं इसकी क्या है। तो अमेरिका बेस्ड है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्वालकॉम, इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में करीब 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश क्वालकॉम को जो मिला है, इसके बाद इसमें 0.15% हिस्सेदारी मिली है 730 करोड़ रुपए का इसके अंदर क्या करके, अपना निवेश करके। काफ़ी सारी करीब 13 विदेशी निवेश या 13 निवेश भारत में हुए हैं। 13 अलग अलग कंपनियों ने जियो में निवेश किया है, ये आपको याद रखना है। इनमें से फेसबुक का निवेश सबसे बड़ा है, करीब 9.99% इसके पास में फेसबुक जियो की हिस्सेदारी हो गई है। तो कुल अगर स्टेक बात की जाए तो कुल स्टेक जो हो गया है विदेशी निवेश से रिलायंस ने बेचा है जियो प्लेटफॉर्म्स का करीब 25.24%, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और पैसा जुटाया है करीब 1,18,318 करोड़ रुपए। और ये निवेश में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25% हिस्सेदारी को रिलायंस ने बेच दिया है और उससे डेप्थ फ्री हुआ है। और डेप्थ फ्री होने के बाद ही, क्योंकि जब कंपनी डेप्थ फ्री हो गई तो वो अच्छा परफॉर्म कर रही है शेयर बाजार में, और उसके शेयर जो है लगातार ऊंचे जा रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ, अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो अंबानी जी थी पहले 7वें नंबर पर आ गए थे, अब वो 6वें नंबर पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स IAA, इसका एक पुरस्कार है वॉन करमन पुरस्कार 2020। इसके लिए ये किसे चुना गया है, तो इस बार इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं के सिवान को। के सिवान आप सभी को पता है इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है, सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो इसरो के प्रमुख के सिवन, इनको जो है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IA इसके वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ये वॉन करमन साहब वही व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, ये जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स है इसकी स्थापना की थी, तो उसके पहले अध्यक्ष भी यही थे और इन्हीं के सम्मान में ये बनाया गया है। वॉन करमन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है और डॉक्टर के सिवन को मार्च 2021 में पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहां पर इस पुरस्कार दिया जाएगा। और पहले भारतीय जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया था वो थे प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। 2005 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात इसरो की करेंगे। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और अध्यक्ष वर्तमान में के सिवन है, जिनको रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी 7वें प्रश्न की कि PM स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो इसको लागू करने में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है मध्य प्रदेश ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश राज्य जो है वो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना, इसको क्रियान्वित करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है। और इस योजना के तहत होता क्या है, सरकार जो शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स कौन से होते हैं, जो सड़कों पर दुकान वगैरह लगाते हैं, सड़कों पर सामान बेचते हैं, तो उनको करीब 1 साल के लिए 10,000 रुपये ब्याज मुक्त, इसमें ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो बैंकों से ऋण दिया जाएगा वो ब्याज मुक्त होगा। ब्याज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देगी। तो कार्यशील पूंजी के रूप में इनको जो है प्रदान किया जाएगा और इसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाना है। राज्य इसके अलावा अभी क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों के लिए ही स्ट्रीट वेंडर्स की ये योजना है, तो राज्य क्या कर रहा है, अपने यहाँ की इस प्रकार की योजना ग्रामीण क्षेत्र के जो सड़क विक्रेता हैं उनके लिए भी बनाने जा रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। भोपाल राजधानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। लालजी टंडन राज्यपाल हैं, लेकिन वर्तमान में प्रभार आनंदीबेन पटेल के पास में, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 230 सीट्स हैं। प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करें, याद रखिएगा देश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा और भी हैं। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं कि किस IIT ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है, और ये विकसित की गई है IIT कानपुर के द्वारा, यानी कि A ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो IIT कानपुर के इमेजनरी प्रयोगशाला विभाग ने शुद्ध नाम का एक परावैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है और ये जो है स्मार्टफोन से चलता है। हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर शुद्ध, इसमें 15 वाट की एक 6 UV लाइट लगी हुई है। इन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है, यानी इनके पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रारंभिक परीक्षण में ये साबित करता है कि इसने अपने पूर्ण ऑपरेशन में उपकरण लगभग 15 मिनट में 10 बाय 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। तो ये इसकी खासियत है। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में, यानी कि B ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसका क्या फायदा होगा, क्या ये स्कीम है, देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में रैयतु भरोसा केंद्र के नाम से रैयतु भरोसा स्कीम शुरू की गई थी। इसके तहत फसलों के मानचित्रण के लिए, यानी कि प्रदेश भर में कौन कौन सी कितनी कितनी फसलें लगाई जाती हैं, इसके लिए एक व्यापक अभ्यास 13 जुलाई 2020 से प्रदेश भर में शुरू हो गया है। और आंध्र प्रदेश सरकार का जो राजस्व और कृषि विभाग है उसके अधिकारी किसानों के द्वारा, प्रत्येक किसान के द्वारा कौन कौन सी फसलें बोई जा रही हैं उसका विवरण निकालेंगे और इसको ऑनलाइन दर्ज करेंगे। और इसका फायदा क्या होगा, इससे सरकार को डेटा मिलेगा कि राज्य के अंदर कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, तो किस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, कौन कौन सी सरकार को पहल करनी चाहिए, ब्याज मुक्त ऋण, फसल बीमा, रैयतु भरोसा, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए। तो इन सब का डाटा सरकार के पास होगा। सरकार आगे से ये कर सकती है कि कौन सी फसल कितने क्षेत्र में लगाई जाए, उसको भी मॉनिटर कर सकती है और उसको भी नियमित कर सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे होने वाली हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ की राजधानी वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन आने वाले समय में अमरावती है। लेकिन वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी 3 राजधानी बनाने की भी योजना है। तो हालांकि आगे कोई अपडेट होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की यहाँ पर 175 सीटें और विधान परिषद भी है जिसमें 50 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में सरी वेंकटस्वरा नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में सोमासिला बांध है जो कि पेनीर नदी पर बना है।
अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि बीसीसीआई ने किसे अंतरिम सीईओ बनाया है। तो बीसीसीआई ने अंतरिम सीईओ बनाया है किसको, तो ये बने हैं हेमांग अमीन। ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, इसके द्वारा हेमांग अमीन को अपने नए अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है और इन्होंने स्थान लिया है राहुल जौहरी का, जिन्होंने अभी हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था। हेमांग अमीन वर्तमान में जो हैं वो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ हैं। बात बीसीसीआई की करते हैं। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी ये जो फुल फॉर्म है ये याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, खासकर एसएससी जैसी परीक्षाओं में। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। सीईओ हेमांग अमीन बन गए हैं, लेकिन अंतरिम अध्यक्ष बने और सचिव जय शाह हैं। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो एडवर्ड फिलिप जो हैं वो अभी तक प्रधानमंत्री थे, उन्हें इस्तीफा दे दिया और उनके बाद में जो जियां कैस्टेक्स हैं वो अब नए प्रधानमंत्री होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, कुछ लोगों ने गलत उत्तर भी दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें जब आप प्रश्न का उत्तर दिया करें। तो अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। आज का हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ स्थित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों को सबको इसका उत्तर पता होगा। ये वीडियो होगा यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।